हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एचसीयू के एमएससी केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन पे। और लास्ट के वीडियोस पे मैंने सारे सॉल्यूशन दे दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में बताना चाहूँ कि जो 71 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 80 तक है वो कुछ मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे केमिस्ट्री के बीच में मैथमेटिक्स को मैं डिस्कस करूँ। इसीलिए जो है मैं क्वेश्चन नंबर 81 से आपके लिए यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। एंड उसके लिए पर्टिकुलरली मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के आज हम बात करते हैं। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर डालते रहता हूँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट एनी गिवन टेम्परेचर। मतलब हमें बोला जा रहा है कि RMS जो वैल्यू है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, मतलब वो क्या होगा पूछ रहा है। कब? ऑप्शन पहले पढ़ते हैं इसमें। 8 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 टाइम्स दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 16 टाइम्स एंड नन ऑफ दी above। तो यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, कैसा ही हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि RMS ऑफ हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे जो है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का, इसे आप नोट कर चलिएगा। एंड RMS ऑफ हमारे किसका, ऑक्सीजन का। इन दोनों के बीच में वैल्यू पूछा जा रहा है हमें। ठीक है, तो RMS वैल्यू क्या होता है? सबसे पहले अगर आप RMS वैल्यू के ऊपर जाएं तो चलिए मैं इसे आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो RMS जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, √3RT/m होता है। ओके, इतना होता है। अब अगर ये हम हाइड्रोजन के लिए लिखें, ये मान लेते हैं हम, ये पहला जो है हमारा हाइड्रोजन के लिए है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, M(H2)। ठीक है, सिमिलरली अगर हम करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे जो अगर हम करेंगे तो यहाँ पे सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन उस जगह पे हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा एम के पास में। इतना ठीक है। अब जो है हम इसका रेशियो निकालते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं। हम क्या करते हैं, RMS ये आपका हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, डिवाइडेड बाय RMS ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर में पहले हाइड्रोजन के लिए लिख लीजिए, 3RT/m ऑफ कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, एंड नीचे क्या हो जाएगा, √3RT/m ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे कि जो हमारा 3RT है, ये 3RT कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, MH2 बचेगा और MO2 बचेगा। तो ये देखिए, ये सबसे नीचे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, एंड ये तो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट था हमारा, तो हम क्या ले सकते हैं इसे, हम √M(O2) डिवाइडेड बाय M(H2)। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप इसे समझ सकते हैं। तो हमारा इतना आया। अब इस वैल्यू को हम निकालते हैं, ठीक है, इसे आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया था, RMS ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन था, एंड RMS आपका ऑक्सीजन का इज इक्वल टू आया था हमारा रूट ऑफ, यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ हमारा कितना था ऑक्सीजन का, एंड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन था। ठीक है, तो ऊपर में हमारा क्या बचा, ये हमारा हो गया 16 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा MO2 का, एंड ये हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 16, एंड 16 का हो जाएगा हमारा 4। मतलब इन दोनों का जो रेशियो आया, जो हमारा इन दोनों का रेशियो आया 4 आया। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस चीज़ को कि जो RMS ऑफ H2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू RMS ऑफ O2। मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया कि हाइड्रोजन का जो है वो 4 टाइम्स ऑफ O2 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फॉस्फोरस के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म में पूछा जा रहा है, तो आइए इसे हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है 15, एंड इसका अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 3s2 3p3, अगर आपको यहाँ पे पता है तो। ठीक है, तो अब इसे हम नहीं लेते, हम सिंपली 3p3 वाले को टर्म को लेते हैं। तो हम 3p टर्म में जो इस तरीके से जो है इसको ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। इसका जो चार्ज होता है -1 0 और ये 1 होता है, ठीक है। तो अगर आपने टर्म सिंबल अगर आपको निकालने आता है तो आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं किस तरीके से। अगर यहाँ पे हम एल की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, ये -1 इंटू वन, -1 इंटू वन, एंड ये 0 इंटू यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू वन, फिर यहाँ पे 1 है, 1 इंटू यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू वन, तो ये जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो आपका एल का जो वैल्यू आ गया वो 0 आ गया, इतना, ठीक है। अब जो एल का वैल्यू 0 होता है आप किसके लिए लिखते हैं, एस के लिए लिखते हैं, ठीक है। एल का वैल्यू जो 0 होता है वो आपका एस के लिए होता है। सिमिलर अगर एस एल का वैल्यू 1 होता तो उसे आप पी लिखते। मैं ये बस बताने के लिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें एल का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया एस। अब जो है हमें इसके लिए निकालना है क्या, स्पिन निकालना है। तो चलिए हम इसके लिए स्पिन निकालते हैं। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका 1/2, इसका 1/2 और इसका 1/2, तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, इसमें कट कर लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं भर देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस तरीके से था 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ -1 +1 एंड यहाँ पे -1। तो यहाँ पे ये एस का वैल्यू आ गया आपका 3/2। तो हमें निकालना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसके लिए निकालेंगे, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, अब इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं हम। 2s + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 + 1 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 4। मतलब 2s + 1 का वैल्यू आपका 4 आ गया, एंड 2s + 1 का वैल्यू 4 आ गया, एंड आपका एल का वैल्यू आ गया 0, यानी आपका आ गया था कितना, वो एस के बराबर आ गया था। तो जब टर्म सिंबल जो लिखते हैं उसे आप कैसे लिखते हैं, अगर आपको पता है टर्म सिंबल लिखने के, तो उसे आप लिखते हैं इस तरीके से, 2s + 1 एल इंटू जे लिखते हैं। अब 2s + 1 का वैल्यू हमें कितना है, 4 है। एल का वैल्यू हमने कितना कितना निकाला, एस। अब हमें निकालना है जे। तो अब देखिए ये आपका पूरी तरीके से हाफ फील्ड है, और जो हाफ फील्ड होता है उस केस में आपका एल का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू एस के बराबर होता है। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी एस निकाल चुका है 3/2, तो यहाँ पे हम 3/2 से हम पुट कर देंगे, तो जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 4s 3/2। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री इन द टेम्परेचर pressure phase diagram of water has negative slope for melting of ice, the change in enthalpy and volume यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है मेनली हमें क्या क्या पूछा जा रहा है, ये फेज इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, और इसमें हमें वाटर सिस्टम पूछा जा रहा है। तो अगर आपने वाटर सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा कि आपका वाटर सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है, एंड आपका कुछ इस तरीके से जो है इस तरीके से जाता है, एंड ये आपका एक यहाँ फेज होता है, एंड आपका ये फेज इस तरीके से जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका वाटर सिस्टम होता है। ओके, सॉरी ये नहीं होगा, इस तरीके से होगा, मैं फिर से बनाता हूँ, इस तरीके से जाता है एंड इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे आप इस जगह पे देखते हैं कि ये जो स्लोप होता है आपका, ये आपका सॉलिड होता है एंड ये आपका लिक्विड होता है। सॉलिड लिक्विड रीजन का जो ये जो आपका ग्राफ होता है ये आपका इस तरीके से कुछ हल्का झुका हुआ होता है, लेकिन CO2 केस में आपका ये नहीं होता है। तो ये जो झुका हुआ होता है ये आपको दिखाता है कि सॉलिड का जो डेंसिटी है वो कम होता है विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड इस केस में। तो अगर जब ऐसा हो जाता है तो जो हमारा डेल्टा भी हो जाता है ये इस तरीके से नेगेटिव हो जाता है, तो जो वॉल्यूम होता है हमारा नेगेटिव हो जाता है, एंड जो इंथाल्पी जो होता है वो तो पॉजिटिव ही रहता है हमारा। तो इसीलिए जो आप यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एंथैल्पी पहले दिया हुआ है एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हमारा नेगेटिव है, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव कौन सा है, ये नेगेटिव है, एंड एंथैल्पी पॉजिटिव हमारा ये है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोला जा रहा है पहले देखते हैं इसको। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, इज इतना दिया हुआ है, मतलब -150 किलो जूल। अज्यूमिंग द गैसेस बिहेव्स आइडियली कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल। तो हमें इसमें जो पूछा जा रहा है वो हमें इंटरनल एनर्जी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जो हम जान लेते हैं जो डेल्टा एच और डेल्टा यू के फॉर्मूला होता है वो हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी भी, ये होता है फॉर्मूला। एंड यहाँ पे अगर इसे हम फिर मॉडिफाई करें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस ये पी डी भी क्या लिख सकते हैं, एन आर टी लिख सकते हैं आप। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो हमारा एन है, ये एन है, इस एन की वैल्यू देखिए हमें यहाँ पे नहीं दी हुई है इस रिएक्शन में। वो जो इक्वेशन था उसमें देखिए हमें एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे रिएक्शन, तो प्रोडक्ट साइड कितने मोल है 2 एंड रिएक्शन रिएक्टेंट के साइड में कितने मोल है 4, तो 2 - 4 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मोल्स कैलकुलेट करते थे अगर आपको याद है तो अब चलिए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मोल्स हमारे निकल गए हैं, अब हम उसे सॉल्व करते हैं। और हमें आंसर जो है यहाँ पे देख लीजिए किलो जूल में पूछा गया है एंड ये जो वैल्यू हमारा -150 किलो जूल है, इसे आप पहले देख लीजिए। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बोला सबसे पहले इक्वेशन कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी, ये हमने बोला। अब डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें -150 किलो जूल में है ये, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू हमारा निकालना है हमें एंड एन का वैल्यू कितना है -2, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, अगर आप टेम्परेचर अगर आप देखते हैं, सॉरी ये फिर से लिखना होगा मुझे, -150 इज इक्वल टू कितना हो गया था हमारा डेल्टा यू प्लस -2 इंटू हमारा कितना है -2 इंटू हो जाएगा 8.31, ये आपका जूल में वैल्यू है, इंटू जो है टेम्परेचर हम यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारा टेम्परेचर। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे 300 केल्विन दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब जो इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा जाएगा 300 केल्विन। अब देखिए ये जो आपका वैल्यू है आपका किलो जूल में, ये आपका जूल में, तो इसे आपको जूल में बदलना होगा। तो इसे आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, ये आ जाएगा -150 इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये जो वैल्यू आ जाएगा इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा आपका -4.98 के करीब आ जाएगा। तो अगर इसे आप अप्रोक्स 5 मान लेते हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा -145 किलो जूल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया गया है, द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। देखिए टेम्परेचर कितना दिया 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना दिया हुआ है डेल्टा वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। द एसोसिएटेड इंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। जो एसोसिएटेड इंट्रोपी है वो हमें जूल पर केल्विन में पूछा जा रहा है एंड हमें जो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटरनल एनर्जी वो हमें किलो जूल में पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो डेटा है इसे आप देख लीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। तो अगर आपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा होगा, टॉर्टन्स रूल से आपने ये पढ़ा होगा कि सबसे पहले तो मैं डेटा लिख लेता हूँ। डेल्टा वेपोराइजेशन कितना वैल्यू हमें दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 31 किलो जूल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है डेल्टा एस निकालना है क्या है एंड डेल्टा यू निकालना है हमें, ये क्या है हुआ, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए आपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा कि जो डेल्टा एच एफ बाय डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आपका होता है डेल्टा एस, ठीक है। तो हमें ये डेल्टा एस निकालना है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एच का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 31 किलो जूल है, तो इससे हमें जूल में बदलना होगा 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ कितना था आपका, डेल्टा टी एफ था आपका अभी जस्ट मैंने बताया वो 80 डिग्री सेल्सियस था। तो इसे आप जो है केल्विन में बदल देंगे तो ये आपका आ जाएगा 353 केल्विन, ठीक है। तो इसे हम 353 से जो है डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 87.8 करीब, यानी करीब करीब जो है आपका 88 के करीब आ जाएगा जूल में, ठीक है। इस तरीके से आप जो है डेल्टा एस निकाल सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस आपका निकल गया, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं डेल्टा यू के बारे में। तो अभी जस्ट मैंने बताया था डेल्टा एच इज इक्वल टू आपको क्या होता है डेल्टा यू प्लस एन आर टी, मैंने अभी जस्ट ये बताया था, ठीक है। तो डेल्टा एच कितना दिया हुआ था हमें 31 किलो जूल दिया हुआ था एंड डेल्टा यू ये था प्लस एन का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ, अगर एन कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे आप एन का वैल्यू 1 मान लेंगे और आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.31 इंटू टेम्परेचर जस्ट अभी बताया मैंने 80 डिग्री सेल्सियस यानी 353 केल्विन डिवाइड बाई इसे हमें किलो जूल में बदलना होगा। तो इसे हम 1000 से जो है डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर ये जूल में प्रेजेंट है। तो ये आपका आ जाएगा 31 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये आपका आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगा 2.93 करीब आ जाएगा, यानी डेल्टा यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 28 के करीब आ जाएगा। तो पहला वैल्यू 88 आया, ये आपका जूल में आया और ये आपका आ गया 28 में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो वो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद आपको इस सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, at 298 Kelvin the maximum work in kilojoule
डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन देखिए यहाँ पे वर्ड देखिए एक्सपेंशन, मतलब ये एक इस तरीके से पिस्टन है एंड इसका जो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्डन जो है बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब वर्डन जो है यहाँ पे नेगेटिव होने वाले, ये बात आप नोट करके लीजिए, रख लीजिए कि वर्डन है यहाँ पे आपकी जो है नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है ऑफ एन आइडियल गैस अट जो है यहाँ पे फ्रॉम 100 एटमोस्फेयर प्रेशर टू 1 एटमोस्फेयर प्रेशर, मतलब P1 जो है आपका 100 दिया हुआ है एंड P2 जो है आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, इतना ठीक है, टेम्परेचर देख लीजिए। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आपने जो है रिवर्सिबल वर्डन से पढ़ा होगा कि जो वर्डन होता है वो क्या होता है आपका -nRT ln P1/P2, ये प्रेशर टर्म है। लेकिन हमारा यहाँ जो वर्डन है वो वर्डन जो है हमारे यहाँ पे नेगेटिव में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अलग से यहाँ पे एक नेगेटिव और लगा देंगे क्योंकि वर्डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसे हम सॉल्यूशन करते हैं, कैसे हो जाएगा। ये तो प्लस हो गया, एन का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ था, 1 मोल दिया हुआ था, आर का वैल्यू दिया हुआ था 8.31 दिया हुआ था, इंटू टेम्परेचर था हमारा 298 केल्विन, इंटू एल एन को हम लोग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303, एंड जो हमारा एल एन जो P1/P2 होगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लॉग, क्योंकि हमने यहाँ पे 2.3 मल्टीप्लाई कर दिया है 100 बाय आपका हो जाएगा 1, क्योंकि फाइनल जो है 1 है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब आप इन सभी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर मैं इसे कर देता हूँ 8.31 इंटू 298 इंटू 2.303 इंटू इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 के करीब। जब इसे आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी आपकी अगर इसे आप फिर किलो जूल में बदलना है तो यहाँ पे पहले आप 1000 से यहाँ पे डिवाइड भी कर दीजिए, तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वहाँ पे आ जाएगी 11.4 किलो जूल करके आपकी आंसर आ जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन को, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जी दिया हुआ है हमें। ठीक है, ऑफ N2O4 दिया हुआ है, ओके, एंड NO2 दिया हुआ है आर 97.9 किलो जूल एंड 51.3 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इतना के लिए क्या हो जाएगा, हमें ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हो गया है कि N2O4 इज इक्वल टू हमें कितना आ रहा है, ये 2NO2 आ रहा है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन दोनों की दिया हुआ है, N2O4 का दिया हुआ है एंड NO2 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डेल्टा जी ही कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब डेल्टा जी ऑफ किसका, NO2 का, माइनस डेल्टा जी ऑफ कितना हो जाएगा, फॉर्मेशन किसका, सॉरी यहाँ पे डेल्टा नहीं होगा, ये डेल्टा नहीं होगा, जी ऑफ हमें हो जाएगा N2O4 का। इसे मैं अच्छा तरीके से सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 इंटू प्रोडक्ट में NO2 कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 51.3 माइनस जो रिएक्टेंट में कितना N2O4 कितना हो जाएगा हमारा 97.9 हो जाएगा। ये मैं डेल्टा जी पूरे रिएक्शन का निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगी ये हमारा आ जाएगा आपके करीब 4.7 के करीब आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर डेल्टा जी निकल गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से। ठीक है, अब जो है हम इक्विलिब्रियम के यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, वो क्या है देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है RT ln होता है आपका, आपने ये पढ़ा होगा। अब डेल्टा जी हमने कितना निकाला 4.7 निकाला, इज इक्वल टू ये आर का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे 8.31 हो गया आपका यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, इंटू 2.303 इंटू लॉग के वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपका के का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे के का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.67 के करीब आपका यहाँ पे इस इक्वेशन जो है आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा जब आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द एफिशिएंसी इन परसेंटेज ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम कर रहा है। तो एफिशिएंसी इक्वल क्या होता है टी हायर माइनस टी लोअर बाय टी हायर। ओके, अब देखिए टी हायर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो इसे केल्विन चेंज करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना हो जाएगा
273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस जो इतना केल्विन हो जाएगा, तो 373 केल्विन माइनस ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा ये 373, ये हायर हो जाएगा। और इंटू जो है यहाँ पे मतलब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये आपका आ जाएगा किसे करीब 0.268। अब हम परसेंटेज बोला गया है तो 0.268 जो वैल्यू आएगा हमारा उससे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 26.8 जो है आपके उसके करीब आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को मैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहले क्या बोला जा रहा है कि द pH ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 30 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 40 ml 0.1 मोलर एक्वस KOH, इन दोनों का आपने मिक्स किया। मतलब क्या किया आपने, मैं इसे अगर अच्छे से आपको बताऊँ यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपली जस्ट एक बीकर लिया, वो भी किस तरीके से, इस तरीके से आपने एक बीकर लिया। अब इसमें 0.1 मोलर 30 ml जो है आपने HCl दे दिया एंड 0.1 मोलर 40 ml जो है आपने इसमें KOH दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोलारिटी दोनों का सेम है। तो अब बताइए जिसका ml ज़्यादा होगा उसका यहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 40 ml KOH है तो ये सॉल्यूशन आपको पता है कि ये बेसिक ही बनेगा, एसिडिक यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोलारिटी सेम है दोनों का 0.1 एंड यहाँ पे ml जो है यहाँ पे KOH का ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे होगा। तो इस केस में जो है OH का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगा इस रिएक्शन में, इस मिक्सचर में OH का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इस केस में हम pH कैसे निकालते हैं उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें OH का कंसंट्रेशन निकालना होगा। तो चलिए हम OH का कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है कैलकुलेट करते हैं। तो OH का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो इज इक्वल कितना हो जाएगा, आपका जो है आपका जो KOH का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.1 इंटू उसका वॉल्यूम इक्विवेलेंट, उसको निकाल लीजिए। अब उसमें क्या माइनस कर देंगे, OH का निकालना है तो माइनस 0.1 इंटू आपका कितना आ जाएगा 30 ml आ जाएगा जो आपने HCl डाला है उसमें, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्योंकि आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो ये आ जाएगा आपका 70। ओके ठीक है, ये आपका आ जाएगा 70। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3/70 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू 0.014। तो देखिए यहाँ पे आपका OH का कंसंट्रेशन निकल गया है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट स्टेज में ले जाते हैं। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं POH इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग OH का कंसंट्रेशन कितना है 0.014। और ये जो वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे लॉग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.84 करीब आ जाएगा। तो ये तो आपका POH निकल गया, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, pH प्लस POH इज इक्वल टू आपका होता है 14, ठीक है। pH प्लस POH आपका होता है 14, तो pH कितना हो जाएगा 14 माइनस POH, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 माइनस 1.884 के करीब आया था। जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा करीब करीब 12.15 के करीब आ जाएगा, ठीक है। 12.15 के करीब आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।